नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधाकर सिंह, सहायक प्राध्यापक चंद्रभानु गुप्ता कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय बख्शी का तालाब लखनऊ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स से रिलेटेड। आपका टॉपिक है रिस्क एंड सक्सेस फैक्टर्स इन फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है वो आपका क्या है। कृषि आधारित आजीविका प्रणाली से आप क्या समझते हैं? अ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम refers to a way of living where agriculture and allied activities आपकी कौन कौन सी, लाइक डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी, हॉर्टिकल्चर, एग्रोफॉरेस्ट्री एक्सेट्रा फ्रॉम द मेजर सोर्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल फैमिलीज। तो अगर हम कृषि आधारित आजीविका प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो यह एक ऐसी जीवन शैली को संदर्भित करने का काम करती है या संदर्भित करती है जहां कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां ग्रामीण परिवारों के लिए आय और रोजगार का प्रमुख स्रोत बनती हैं। तो आपका कृषि के साथ साथ जो आपकी गतिविधियां जुड़ी होती हैं, जो आपकी एंटरप्राइजेज जुड़ी होती हैं, उसमें आपका क्या क्या होता है। जैसे आपका डेयरी पालन है, आपका मुर्गी पालन है, आपका मत्स्य पालन है, आपका हॉर्टिकल्चर बागवानी है और एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि वानिकी है आदि। तो और भी कुछ इसमें आपका गतिविधियां हो सकती हैं, कुछ एंटरप्राइजेस हो सकती हैं। तो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड अगर सिस्टम की हम बात करें तो खेती करने के साथ साथ कहीं ना कहीं हम और भी डिफरेंट गतिविधियों को इसमें इंक्लूड करने का काम करते हैं। इससे क्या होता है, आपके जो ग्रामीण जो परिवार हैं उनको आय भी मिलती है और रोजगार सृजन का भी इससे आपका काम होता है। इसके बाद आपका है दीज सिस्टम्स डिपेंड्स हैवली ऑन नेचुरल, इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज, लैंड, वाटर, क्लाइमेट, मार्केट्स, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन स्किल्स। तो अगर हम बात करें तो ये जो आपका सिस्टम है, ये जो आपका प्रणालियां हैं, ये प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक जो संसाधन है, जैसे आपका भूमि है, आपका जल है, आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जलवायु है, आपका मार्केट है, बाजार है, प्रौद्योगिकी और जो आपका मानव कौशल है, जो आपकी ह्यूमन स्किल्स हैं पर सबसे अधिक निर्भर करती है। सबसे अधिक निर्भरता आपकी इन्हीं आपके रिसोर्सेज पर होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स की। तो जोखिम कारक आपके क्या क्या हैं? तो रिस्क आर द अनसर्टेनिटीज दैट कैन निगेटिवली अफेक्ट प्रोडक्शन, इनकम एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ फार्म बेस्ड लाइवलीहुड्स। दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो अगर हम बात करते हैं कि आपके क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जोखिम वे अनिश्चितताएं हैं जो कृषि आधारित, जो आपका एग्रीकल्चर बेस्ड जो आपका लाइवलीहुड सिस्टम है, जो कृषि आधारित आजीविका है के उत्पादन, आय और स्थिरता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का काम करती है। इन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो आपके जोखिम कारक हैं, जो आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको हम डिफरेंट श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्लासिफिकेशन है वो है आपका नेचुरल एंड क्लाइमेटिक रिस्क। तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें जो सबसे पहला आपका रिस्क है वो आपके क्या है, नेचुरल एंड क्लाइमेटिक रिस्क, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक और जलवायु जोखिम भी इसको हम बोलते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो आपका जोखिम है, जो नेक्स्ट आपका रिस्क फैक्टर है वो है आपका बायोलॉजिकल एंड पेस्ट रिस्क। तो जैविक और जो आपका कीट रिस्क है ये आपका सेकेंड नंबर का हो गया। इसके बाद आपका थर्ड नंबर पे आता है इकोनॉमिक एंड मार्केट रिस्क, आर्थिक और बाजार जोखिम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक और बाजार जोखिम भी इसको हम बोलते हैं, इकोनॉमिक एंड मार्केट रिस्क इसको बोलते हैं। इसके बाद नंबर 4 आपका आता है इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी रिस्क। तो इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी रिस्क की अगर हम बात करते हैं
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संस्थागत और नीतिगत जोखिम। तो संस्थागत और नीतिगत जोखिम भी इसको हम लोग बोलते हैं। इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी रिस्क में भी इसको हम लोग रिस्क फैक्टर्स को क्लासिफाई करने का काम करते हैं। इसके बाद आपका आता है सोशल एंड ह्यूमन रिस्क, जिसको हम लोग सामाजिक और मानवीय जोखिम भी बोलते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट जो आपका रिस्क फैक्टर है वो है आपका टेक्नोलॉजिकल रिस्क, जिसको हम लोग तकनीकी जोखिम भी बोलते हैं। तो जो आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले अगर हम रिस्क फैक्टर की हम बात करते हैं तो वो आपका आता है नेचुरल एंड क्लाइमेटिक रिस्क। तो नेचुरल एंड क्लाइमेटिक रिस्क का आपका मतलब क्या है, प्राकृतिक और जलवायु जोखिम। तो प्राकृतिक और जलवायु जोखिम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला आपका जो पॉइंट है वो है अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल। अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल का मतलब है अप्रत्याशित वर्षा, मतलब आपका इरेटिक मानसून, ड्रॉट्स और फ्लड्स लीड टू क्रॉप फेल्योर। तो अपना आप जीवन यापन करने के लिए, अपनी फैमिलीज का आप लाइवलीहुड जीवन यापन करने के लिए, तो ये सबसे बड़ा आपका रिस्क है नेचुरल एंड क्लाइमेटिक रिस्क में अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल। मतलब इरेटिक मानसून, अनियमित मानसून आपका आता है। मान लीजिए आपका ऑनसेट ऑफ मानसून जो है वो आपका लेट हुआ, ऑफसेट ऑफ मानसून जो हुआ आपका जल्दी हो गया, तो जो आपका रेन का जो पीरियड है वो आपका बहुत कम हो जाता है, जो कि आपके क्रॉप फेल्योर होने के चांसेस को बढ़ाने का काम करता है। तो इरेटिक मानसून, ड्रॉट, आपका सूखा पड़ गया, ये भी आपके क्रॉप प्रोडक्शन को प्रभावित करने का काम करता है। फ्लड्स लीड टू क्रॉप फेल्योर, और आपका अगर फ्लडिंग आ गई, बाढ़ आ गई, तो ये भी आपकी फसलों को बर्बाद करने का काम करता है और जो आपका लाइवलीहुड है उसको प्रभावित करने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। तो टेम्परेचर एक्सट्रीम जो आपका फैक्टर है, हीट वेव्स। हीट वेव्स का मतलब आपकी जैसे लू चलती है, फ्रॉस्ट, आपका पाला आ गया, और अनसीजनल रेन्स डैमेज क्रॉप्स। और बेमौसम जो बारिश होती है उससे जो आपकी फसलें होती हैं, आपकी फसलों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका रिस्क फैक्टर्स के अंतर्गत ही आते हैं, जो आपका नेचुरल एंड क्लाइमेटिक रिस्क है। इसके बाद आपका साइक्लोन्स है, आपका हेल स्टॉर्म्स है, कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, लाइव स्टॉक एंड प्रॉपर्टी। तो जो आपका चक्रवात है, ओलावृष्टि है, ये आपका क्या करता है, ये आपकी जो खड़ी फसलें होती हैं, जो आपका लाइव स्टॉक है, जो आपका पशुधन है, और जो आपकी प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान पहुंचाने का काम करता है या उसको विनाश की तरफ ले जाने का काम करता है। तो ये आपके फैक्टर्स हैं, नेचुरल एंड क्लाइमेटिक रिस्क भी हैं आपके कुछ। इसके बाद आपका आता है सॉइल डिग्रेडेशन। तो इरोजन जैसे आपका हुआ, इरोजन जो कि आप जानते हैं कि आपका वाटर इरोजन और विंड इरोजन सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। सैलिनिटी, न्यूट्रिएंट डेप्लीशन, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। तो कटाव, आपका लवणता और पोषक तत्वों की जो कमी होती है, पोषक तत्वों की जो कमी होती है, उससे जो आपका प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो आपकी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो ये रिस्क फैक्टर्स के अंतर्गत ही आते हैं और नेचुरल और क्लाइमेटिक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नंबर 2 है आपका बायोलॉजिकल एंड पेस्ट रिस्क। तो बायोलॉजिकल एंड पेस्ट रिस्क की अगर हम बात करते हैं, ये रिस्क फैक्टर के अंतर्गत इसको हम क्लासीफाई करते हैं। नंबर 2 पे आपका है बायोलॉजिकल एंड पेस्ट रिस्क, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक और कीट जोखिम। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है आपका पेस्ट एंड डिजीज आउटब्रेक्स। तो पेस्ट एंड डिजीज आउटब्रेक्स ये सबसे ज़्यादा आपका फैक्टर है जो प्रभावित करता है आपका जो रूरल लाइवलीहुड है उनको, क्योंकि रूरल लाइवलीहुड है वो मेजरली आपकी डिपेंड करती है क्रॉप प्रोडक्शन पे, और जो आपका आईएफएस से रिलेटेड जो भी आपके एंटरप्राइजेज हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करने का काम करता है। और उससे जो अर्निंग होती है, अगर अर्निंग नहीं होगी तो वो अर्निंग जो है वो कहीं ना कहीं आपका रूरल लाइवलीहुड और रूरल फैमिलीज़ को प्रभावित करने का काम करता है। तो पेस्ट एंड डिजीज़ आउटब्रेक की हम बात करते हैं यहाँ पर। इन क्रॉप्स आपका लोकस्ट है, ब्लाइट, एफिड्स, और लाइव स्टॉक में आपका जैसे आता है फूट एंड माउथ डिजीज़, बर्ड फ्लू। तो कीट और रोग प्रकोप की अगर हम बात करें, जैसे फसलों में आपके टिड्डे आ जाते हैं, आपका झुलसा रोग आ जाता है, आपका एफिड्स आ जाता है,
तो ये आपका कहीं न कहीं जो आपकी फसलें हैं, उन फसलों को प्रभावित करने का काम करता है। अब जैसे आपके पशु हैं, पशु में जो आपका फुट एंड माउथ डिजीज़ आता है, जो खुर और मुँह पका जो आपका रोग होता है, बर्ड फ्लू होता है, तो ये सब कहीं न कहीं आपकी फसलों को, आपके पशुओं को प्रभावित करने का काम करता है, नुकसान पहुँचाने का काम करता है। इन्वेजन स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो कम्पीट विद नेटिव क्रॉप्स और रिड्यूस बायोडायवर्सिटी। तो जो आपकी आक्रामक प्रजातियां होती हैं, देसी फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं या जैव विविधता को कम करने का काम करती हैं, तो ये भी आपके प्रोडक्शन को प्रभावित करने का काम करती हैं। लैक ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज़, यहाँ पर यह भी देखा गया है कि मेक्स क्रॉप्स वनरेबल टू बायोटिक स्ट्रेस। तो प्रतिरोधी किस्मों का अभाव भी यहाँ पर देखा गया है। तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं प्रतिरोधी क्षमता नहीं होती है। तो ये क्या करता है, फसलों को जैविक तनाव के प्रति संवेदनशील बनाने का काम करता है। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके प्रोडक्शन को, आपकी ईल्ड को। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट फैक्टर आता है, जो क्लासिफिकेशन है आपका रिस्क फैक्टर के अंतर्गत जो हमने क्लासिफिकेशन किया, नंबर 3 इकोनॉमिक एंड मार्केट रिस्क। तो इकोनॉमिक एंड मार्केट रिस्क की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें आपका आर्थिक और बाजार जोखिम आता है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है प्राइस फ्लक्चुएशन, तो इसका भी कहीं ना कहीं रिस्क रहता है, कहीं ना कहीं जोखिम बना रहता है। प्राइस फ्लक्चुएशन, मान लीजिए सडन फॉल इन क्रॉप और लाइव स्टॉक प्रोडक्ट प्राइजेज। तो प्राइस फ्लक्चुएशन का मतलब है कि अचानक से जो आपका रेट है, आपका क्रॉप का हो या आपका लाइव स्टॉक का, अचानक से कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है, तो ये जो आपका जोखिम है ये भी आपका कहीं ना कहीं बना रहता है, हमेशा बना रहता है। तो फसल या पशुधन उत्पादों की जो कीमतों में जो अचानक गिरावट होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका जो रूरल लाइवलीहुड है उसको प्रभावित करने का काम करती है। मार्केट एक्सेस इशूज़, मार्केट एक्सेस इशूज़ का मतलब है पुअर ट्रांसपोर्टेशन, मिडल मैन एक्सप्लॉयटेशन, लैक ऑफ स्टोरेज। तो बाजार पहुंच संबंधी जो समस्याएं हैं ये भी कहीं ना कहीं आपका जोखिम के अंतर्गत ही आता है, इसीलिए इसको इकोनॉमिक एंड मार्केट रिस्क के अंतर्गत रखा गया। तो इसमें क्या होता है, खराब परिवहन आपका हो सकता है, जो बिचौलिए होते हैं बिचौलियों का शोषण हो सकता है, भंडारण की अगर आपके पास कमी है, तो ये सारे जो जोखिम हैं ये कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग को प्रभावित करते हैं और आपका जो रूरल लाइवलीहुड है उसको प्रभावित करने का काम करते हैं। हाई इनपुट कॉस्ट, हाई इनपुट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या होता है, जैसे आपके फर्टिलाइज़र्स हैं, इनपुट कॉस्ट, जैसे हम क्रॉप प्रोडक्शन अगर करने जा रहे हैं तो उसमें जो हम लागत, जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बोलते हैं, उसमें हम लोग चीज़ें जो इनपुट लगाते हैं, जिन पे हम पैसा लगाने का काम करते हैं, वो आपका है फर्टिलाइज़र्स मतलब उर्वरक, सीड्स आपका बीज, मशीनरी जो भी आपका मशीनरी है, एंड फ्यूल कॉस्ट रिड्यूसिंग नेट इनकम। तो अगर हम इन्हीं सब चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाने का काम करेंगे, इनपुट लगाने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो आपका नेट रिटर्न है, जो आपका नेट प्रॉफिट है, वो क्या होता है, उसमें आपकी कमी आती है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब है डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल लोन्स विद हाई इंटरेस्ट रेट। तो क्रेडिट रिस्क का मतलब है कि हम कहीं से अगर कोई चीज़ रिवेन्यू अगर ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो वो लोन अगर हाई कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने का काम करता है आपका रूरल लाइवलीहुड, और बहुत ही रिस्केबल होता है, बहुत ही ज़्यादा जोखिम होता है कि आपका अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो आप कैसे इसको रिटर्न करने का काम करेंगे। तो ऋण जोखिम भी कहीं ना कहीं आपका बना रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी रिस्क। तो इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी रिस्क का आपका मतलब है संस्थागत और नीतिगत जोखिम। तो संस्थागत और नीतिगत अगर जोखिम की हम यहाँ पर बात करते हैं, इसमें आपका क्या आता है, सबसे पहला जो पॉइंट है पॉलिसी इनस्टेबिलिटी। तो पॉलिसी इनस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि सडन चेंजेस इन सब्सिडीज, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स बैन। तो नीतिगत जो अस्थिरता है ये भी आपका रिस्क फैक्टर्स के अंतर्गत आता है। तो नीतिगत अस्थिरता का मतलब ये है कि सब्सिडी में अचानक बदलाव, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या आपका स्टेट गवर्नमेंट ने
किसी भी आपके एंटरप्राइज पे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मान लीजिए 40 से 50% आपको सब्सिडी दी और एक टाइम पीरियड के बाद उसी में उसने कुछ चेंजेस करने चालू कर दिए। तो ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा रिस्केबल आपका फैक्टर है, क्लासिफिकेशन है। तो सडन चेंजेस सब्सिडीज़ में अगर हो जाएगा तो ये प्रभावित करता है जो आपका फार्मर होता है, जो आपका ओनर होता है एंटरप्राइज़ का, तो उसको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने का काम करता है। मान लीजिए कोई आपका प्रोडक्ट है वो आपको इम्पोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, अगर उसमें भी आपके कुछ चेंजेस आई, कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस आई, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली प्रभावित करने का काम करता है फार्मर को, या जो भी आपका डिफरेंट एंटरप्राइजेस का ओनर होता है उसको। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है इनएडुकेट इंश्योरेंस कवरेज। तो इनएडुकेट अगर इंश्योरेंस कवरेज की हम बात करते हैं तो लिमिटेड क्रॉप लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम, तो अपर्याप्त बीमा कवरेज जो है ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा रिस्केबल होता है। सीमित फसल पशुधन बीमा योजनाएं, तो कहीं ना कहीं जो सीमित आपका फसल पशुधन योजनाएं हैं ये भी आपका बहुत ही रिस्केबल पॉइंट्स हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं आपका रूरल लाइवलीहुड को। इसके बाद पुअर एक्सटेंशन सर्विसेज, फार्मर्स लैक टेक्निकल एडवाइस और ट्रेनिंग, तो ख़राब जो आपकी एक्सटेंशन सेवाएं हैं, किसानों के पास तकनीकी सलाह या जो प्रशिक्षण का अभाव होता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्शन को प्रभावित करने का काम करता है, आपकी ईल्ड को प्रभावित करने का काम करता है। इसके बाद है आपका लैंड टेन्योर इशूज़, तो स्मॉल फ्रेगमेंटेड और इनसिक्योर लैंड ओनरशिप लिमिट्स इन्वेस्टमेंट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 70 to 80% स्मॉल लैंड होल्डर्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। तो भूमि स्वामित्व संबंधी जो समस्याएं हैं, जैसे आपकी छोटी, खंडित या असुरक्षित जो भूमि है वो ज़्यादातर फार्मर्स के पास अवेलेबल है, और इसमें कोई भी आपका इन्वेस्टर है तो वो इन्वेस्ट करने में कहीं ना कहीं जोखिम समझता है, और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट्स इसमें आपके आते हैं। तो ये भी आपका हाई रिस्केबल पॉइंट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है सोशल एंड ह्यूमन रिस्क, सामाजिक और मानवीय जोखिम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहला आपका जो पॉइंट है लेबर शॉर्टेज, तो माइग्रेशन ऑफ यूथ टू अर्बन एरियाज, तो जो श्रम की कमी पाई गई है। कोई भी आप अगर क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं या डिफरेंट एंटरप्राइजेस को इंटीग्रेट करने का काम करते हैं, आईएफएस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसमें जाके आप खुद काम नहीं करने लगेंगे, आपको इसके लिए कहीं ना कहीं लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। और जो लेबर की अवेलेबिलिटी है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ यूथ टू अर्बन एरियाज। तो जो युवा है वो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों की ओर बहुत तेज़ी से पलायन कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है लो लिटरेसी एंड स्किल लेवल्स, तो लिमिट्स टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, तो कहीं ना कहीं साक्षरता और कौशल का जो निम्न स्तर है, स्किल लो लिटरेसी एंड स्किल लेवल्स मतलब साक्षरता और कौशल का जो निम्न स्तर है वो कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट टाइम में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको अपनाने से जो फार्मर्स हैं या ओनर्स हैं उनको दूर करने का काम कर रही है। तो ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा रिस्केबल पॉइंट है। हेल्थ रिस्क, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स एंड लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, तो जो आपके स्वास्थ्य जोखिम है, स्वास्थ्य जोखिम आपके कैसे हैं, जैसे आपके व्यावसायिक खतरे और स्वास्थ्य सुविधाओं का जो अभाव पाया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो ये भी आपका सोशल एंड ह्यूमन रिस्क के अंतर्गत आता है, जो कि आपका रिस्क फैक्टर्स के अंतर्गत इसको क्लासिफाई किया जाता है। तो स्वास्थ्य जोखिम भी आपके जो हैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने का काम कर रहे हैं आपका यील्ड या आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या आपका जो रूरल लाइवलीहुड है, जो आपकी ग्रामीण आजीविका है, उसको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है जेंडर इनइक्वालिटी, तो जेंडर इनइक्वालिटी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वुमेन फार्मर्स हैव लेस एक्सेस टू लैंड इनपुट्स एंड क्रेडिट, तो जो लैंगिक समानता की यहाँ पर बात हो रही है, जेंडर इनइक्वालिटी की जो बात हो रही है, मतलब जो आपके महिला किसानों की जो भूमि है, इनपुट और ऋण तक जो पहुँच है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो आपके महिला किसान हैं, जो आपके वुमेन फार्मर्स हैं, तो उनकी जो पहुंच है वो आपकी भूमि तक उनकी पहुंच
उनकी पहुंच इनपुट्स तक और लोन्स तक, जो क्रेडिट मिलता है वहां तक उनकी जो पहुंच है वो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं लेस एक्सेस है, बहुत ही ज़्यादा उसकी कमी पाई जाती है। इसके बाद रिस्क फैक्टर्स के अंतर्गत आपका जो है नंबर 6 पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल रिस्क, मतलब तकनीकी जोखिम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है, सबसे पहला आपका जो पॉइंट है लो मैकेनाइजेशन। तो टेक्नोलॉजिकल रिस्क का मतलब ये है कि लो मैकेनाइजेशन इंक्रीज ड्रेजरी एंड रिड्यूस एफिशिएंसी। तो कम मशीनीकरण, अगर हम कम मशीनीकरण करेंगे तो श्रमशीलता आपकी बढ़ती है। श्रमशीलता मतलब कि जो आपका ड्रेजरी है एंड रिड्यूस एफिशिएंसी, और अगर आपकी श्रमशीलता कहीं ना कहीं बढ़ेगी तो जो आपकी एफिशिएंसी है, जो आपकी दक्षता है, वो आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, उसमें आपकी कहीं ना कहीं कमी आती है, दक्षता आपकी क्या होती है, घटती है। फेल्योर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, पुअर एडॉप्टेबिलिटी टू लोकल कंडीशंस। तो नई तकनीकों की विफलता, नई तकनीकों की विफलता क्यों होती है, जैसे डिफरेंट आपकी नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, वो विफल क्यों होती हैं, वो हाई रिस्केबल क्यों होती हैं, क्योंकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल वो नहीं होती हैं। मान लीजिए आप कोई ऐसी वैरायटी लेके आते हैं जो उस पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए सुटेबल नहीं है और आप उसको लगाने का काम कर रहे हैं। अगर आप उसको लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका प्रोडक्शन है वो आपका प्रभावित होता है, और वो आपका जो ग्रामीण आजीविका है जो कि फुल्ली डिपेंडेंट ऑन क्रॉप कल्टीवेशन, वो उससे फुल्ली प्रभावित होती है। तो जो टेक्नोलॉजी, आप कोई भी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए वो कहीं ना कहीं सुटेबल होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी वो टेक्नोलॉजी उस पर्टिकुलर एरिया में चल पाएगी। कोई भी आपकी वैरायटी हो या आप कोई भी आप एंटरप्राइज लेने का काम कर रहे हैं, गोट रेयरिंग कर रहे हैं, फिशरी कर रहे हैं, लाइव स्टॉक कर रहे हैं, पोल्ट्री कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से ही आपको एंटरप्राइज का सिलेक्शन करना है। इसके बाद आपका है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका क्या आता है, इरिगेशन, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स मिसिंग। तो बुनियादी ढांचे का कहीं ना कहीं अभाव होता है। अब बुनियादी ढांचे में आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे सिंचाई है, भंडारण है, प्रोसेसिंग है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अनुपस्थित होती हैं और प्रभावित करने का काम करती हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आपका जो फैक्टर है रिस्क है, वो आपका कौन सा है, ये है आपका सक्सेस फैक्टर्स। अभी तक हम बात कर रहे थे रिस्क फैक्टर्स की, अब हम बात करते हैं आपके जो सक्सेस फैक्टर्स हैं, सफलता के जो कारक हैं, उनकी बात करेंगे। तो जो सबसे पहला आपका सक्सेस फैक्टर्स आर द पॉजिटिव कंडीशंस एंड इंटरवेंशंस दैट लीड टू स्टेबिलिटी, हायर प्रोडक्टिविटी एंड बेटर इनकम फॉर फार्मिंग फैमिलीज। तो सफलता के कारक वे सकारात्मक परिस्थितियां और हस्तक्षेप हैं जो कृषक परिवारों के लिए कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, स्थिरता, उच्च उत्पादकता और बेहतर आय की ओर ले जाने का काम करती हैं। तो सक्सेस फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो कुछ आपके ये सक्सेस फैक्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जो सबसे पहला आपका सक्सेस फैक्टर है वो है आपका रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है संसाधन प्रबंधन और विविधीकरण। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका सक्सेस फैक्टर है वो है आपका टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन, मतलब तकनीकी अपनाना। इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर 3 आपका सक्सेस फैक्टर है वो है आपका इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फैक्टर्स, आर्थिक और वित्तीय कारक। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका फैक्टर आता है इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी सपोर्ट। इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी सपोर्ट का आपका मतलब है संस्थागत और नीतिगत समर्थन, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी सपोर्ट के अंतर्गत ये अभी आपका आता है संस्थागत और नीतिगत समर्थन, जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सक्सेस फैक्टर है वो है आपका सोशल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो सोशल एंड ह्यूमन कैपिटल के अंतर्गत मतलब अगर सोशल एंड ह्यूमन कैपिटल की हम बात करें तो इसमें आपका सामाजिक और जो आपका मानव पूंजी है वो सारी आपकी आती हैं। इसके बाद नंबर 6 है आपका इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें
तो इसका मतलब है आपका पर्यावरणीय स्थिरता। तो ये कुछ आपके सक्सेस फैक्टर्स हैं, मतलब सफलता के कारक हैं, जिससे आप कहीं ना कहीं जो आपका रूरल लाइवलीहुड है उसको इम्प्रूव करने का काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका सक्सेस फैक्टर है वो है आपका रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो सबसे पहला जो फैक्टर है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन, अगर इसकी हम बात करते हैं, संसाधन प्रबंधन और विविधीकरण। रिसोर्स का मैनेजमेंट भी करना है और उसमें कहीं ना कहीं विविधता लानी है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आपका पॉइंट है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकीकृत कृषि प्रणाली। तो अगर हम डिफरेंट एंटरप्राइजेस को एक साथ इंटीग्रेट करने का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो सक्सेस जो दक्षता है, जो आपका सक्सेसफुल रेट है, उसको हम कहीं ना कहीं इंक्रीज करने का काम कर सकते हैं। जैसे आपका आईएफएस में आपका क्या आता है, कंबाइनिंग क्रॉप्स लाइव स्टॉक फिशरी एंड हॉर्टिकल्चर फॉर रिस्क स्प्रेडिंग एंड रिसोर्स रिसाइकलिंग। तो जोखिम प्रसार और संसाधन पुनर्चक्रण के लिए हम लोग फसल, पशुपालन, पशुधन, मत्स्य पालन और बागवानी का इंटीग्रेशन करने का काम करते हैं। इससे क्या रहता है कि हम किसी पर्टिकुलर एक एंटरप्राइज पे डिपेंड ना रहकर, मान लीजिए आपकी एक एंटरप्राइजेज अगर आपकी खराब भी हो गई तो कहीं ना कहीं दूसरे एंटरप्राइज से आपका जो इनकम है वो आपकी जनरेट होती रहती है, तो कहीं ना कहीं आपका जो लाइवलीहुड है वो आपका प्रभावित नहीं होता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट सक्सेस फैक्टर है वो है आपका रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन के अंतर्गत एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट। तो एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये हम तभी ये फ्लड इरिगेशन के थ्रू आप एफिशिएंटली वाटर को मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। मतलब कुशल जल प्रबंधन, अगर आप फ्लड इरिगेशन दे रहे हैं अपनी फील्ड में तो ये आपका जल का उचित प्रबंधन नहीं है। तो जल का उचित प्रबंधन आप थ्रू ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। रेन वाटर को हार्वेस्ट करके आप उस वाटर का सही से इस्तेमाल करना ही कहीं ना कहीं आपका एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट कहलाता है, कुशल जल प्रबंधन कहलाता है। इसके बाद सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योरिंग। तो जैविक खाद का उपयोग करके, आपका क्रॉप रोटेशन अपना के, फसल चक्रण करके और ग्रीन मैन्योरिंग करके कहीं ना कहीं हम जो आपका मृदा स्वास्थ्य है, मृदा स्वास्थ्य को प्रबंधित करने का काम कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब विविधीकरण, ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स, इंगेजिंग इन एलाइड एंटरप्राइजेज, जैसे आपका है डेयरी, बी कीपिंग, पोल्ट्री। तो अनेक फसलें उगाना, संबद्ध उद्यमों में जैसे आपका डेयरी पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन में संलग्न होना। तो फसल उगाने के साथ साथ हमको इन एंटरप्राइजेज को भी साथ में इंक्लूड करने का काम करना है, जिससे आपका डाइवर्सिफिकेशन आ सके। आपका वन जो आपका बाई प्रोडक्ट निकलता है वो किसी दूसरे में इस्तेमाल हो सके, तो आपका रिसाइकलिंग भी ऐसे ही चलता रहे, पुनर्चक्रण भी ऐसे ही चलता रहे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सक्सेस फैक्टर है वो है आपका टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन। तो तकनीकी अपनाना, तकनीकी जब आप अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका सक्सेस रेट है वो आपका बढ़ता है। तो टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन का मतलब क्या है, इम्प्रूव्ड वैरायटीज़। इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ का मतलब क्या है, जैसे प्रेजेंट टाइम में देखा जा रहा है कि हाई यील्डिंग वैरायटीज़, पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़, ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स, मतलब ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो उच्च उपज देने वाली हमको वैरायटीज़ का इस्तेमाल करना है, ऐसी वैरायटीज़ का इस्तेमाल करना है जो कीट के प्रति उनके अंदर प्रतिरोधी क्षमता हो। कोई कीट उस पर जिस प्रकोप बढ़े तो वो उसके प्रति रेजिस्टेंसी डेवलप कर सकें, है ना, उसके प्रति कहीं ना कहीं उनके अंदर प्रतिरोधी क्षमता होनी चाहिए, सूखा सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसी वैरायटीज़ को हमको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हमको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, तभी जो आपका सक्सेस रेट है वो आपका बढ़ेगा। मैकेनाइजेशन, यूज़ ऑफ मॉडर्न टूल्स एंड मशीनरी टू सेव टाइम एंड लेबर। तो मशीनीकरण भी आपको करना होगा, समय और श्रम बचाने के लिए जो आपके आधुनिक उपकरण हैं, जो आपकी मॉडर्न टूल्स हैं और जो आपकी मशीनरी है उसका भी उपयोग आपको करना होगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। आईसीटी एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू वेदर, प्राइस एंड एडवाइजरी इंफॉर्मेशन।
तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और मोबाइल प्रौद्योगिकी को भी आपको अपनाना होगा अगर आपको जो सक्सेस रेट है उसको आपको इम्प्रूव करना है, अच्छा करना है। जब आप इन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो मौसम संबंधी जो जानकारी है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ मेजरली आप क्रॉप प्रोडक्शन अगर करते हैं तो वो फुल्ली डिपेंडेंट ऑन वेदर कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वो फुल्ली उन पे डिपेंड होती है। और अगर आप इस चीज़ का प्रिडिक्शन अच्छे से कर लेते हैं कि आपका प्रेजेंट टाइम में क्या वेदर कंडीशंस हैं और आने वाले समय में कैसी वेदर कंडीशंस होगी, तो कहीं ना कहीं आप उसके हिसाब से चीज़ें मैनेज करने का काम करते हैं। और अगर चीज़ें अच्छे से आप मैनेज कर लेते हैं तो आपका जो क्रॉप पर जो हार्मफुल इफेक्ट होने वाला है वो आपका बेनिफिशियल इफेक्ट में चेंज हो जाता है। और सलाहकार जानकारी तक पहुंच जाना, तो डिफरेंट जो आप टेक्नोलॉजी हैं उनका इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, जानकारी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और उसका जो आप इम्प्लीमेंटेशन करना है वो आप क्रॉप प्रोडक्शन में या आप डिफरेंट एंटरप्राइजेज में करने का काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप आउटपुट निकालने का काम करते हैं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर आपका एक टर्म आया, एफिशिएंट इनपुट यूज़, जैसे आपका फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, वाटर है। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर के थ्रू जो आपका इनपुट है, इनपुट में आपका उर्वरक है, कीटनाशक है, जल है, इसका हम लोग एफिशिएंटली इस्तेमाल करने का काम करते हैं और जो आपका सक्सेस रेट है उसको आप मैक्सिमम ले जाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सक्सेस फैक्टर है वो है आपका इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फैक्टर। तो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, आर्थिक और वित्तीय कारक की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आपका आता है नंबर, जो पहला पॉइंट है एक्सेस टू क्रेडिट। तो अगर आपको सक्सेस होना है तो कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फैक्टर पर भी फोकस करना होगा। वो कैसे है? आपका एक्सेस टू क्रेडिट। एक्सेस टू क्रेडिट का मतलब है इंस्टीट्यूशनल लोन्स एट लो इंटरेस्ट। तो अगर आपको कोई भी एंटरप्राइजेस का ओनर बनना है, कोई भी एंटरप्राइज आपको स्टार्ट करनी है, एंटरप्रेन्योर आपको बनना है, बिजनेसमैन आपको बनना है, तो उसके लिए आपको क्रेडिट की ज़रूरत होती है। और वो क्रेडिट अगर आपको लो इंटरेस्ट रेट पे अगर आपका मिल जाता है तो कहीं ना कहीं जो आपका सक्सेस रेट है, आपका जो सक्सेसफुल होने का रेट है वो आपका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो कम ब्याज पर संस्थागत ऋण अगर आपको मिल जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको सक्सेस करने में अहम भूमिका प्ले करने का काम करता है। इंश्योरेंस स्कीम्स जैसे आपका क्रॉप है एंड लाइव स्टॉक इंश्योरेंस, जैसे आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो आपकी है वो क्या करती है, वो आपका जो अगर क्रॉप फेल्योर होता है तो क्रॉप फेल्योर हो जाने पर कहीं ना कहीं आपको जो पैसा है वो देने का काम करती है। क्रॉप फेल्योर के बिहाफ पे जो भी आपकी क्रॉप्स होती हैं वो कहीं ना कहीं इंश्योर्ड होती हैं। अगर नुकसान होता है तो जो आपकी बीमा की राशि है वो आपको मिलती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है मार्केट लिंकेजेस। तो मार्केट से जो लिंकेजेस होते हैं वो किसके थ्रू आप बढ़ा सकते हैं, किसके थ्रू आप कर सकते हैं, इसके लिए आपका है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग एफपीओ बोलते हैं। कॉन्टैक्ट फार्मिंग भी आप कर सकते हैं, ई नाम भी कर सकते हैं। तो इससे आप कहीं ना कहीं बाजार से संपर्क करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद है आपका वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब है आपका प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स, मतलब मूल्य संवर्धन का भी आप काम कर सकते हैं। कृषि उत्पादों का जैसे प्रसंस्करण करना है, कुछ आपके कृषि उत्पाद होते हैं जिनको हम पैकेज करके उनको वैल्यू को ऐड कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और जो आपका सक्सेसफुल रेट है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट सक्सेस फैक्टर है वो है आपका इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी सपोर्ट। इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, संस्थागत और नीतिगत समर्थन की अगर हम बात करते हैं, तो कुछ आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं और सपोर्ट करने के साथ साथ आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं और आपका जो भी एंटरप्राइज है, जो भी आपका एंटरप्रेन्योर है, वो आपका सक्सेस हो उस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करने का काम करती हैं। तो सपोर्ट अंडर नाबार्ड, जो कि आप जानते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपको सपोर्ट करने का काम करती है। इसके बाद आपका ICAR है,
ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये भी आपको सपोर्ट करने का काम करती है। KVKs हैं, बहुत सारे आपके कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो आपको सपोर्ट करने का काम करते हैं। आत्मा एक्सेट्रा एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, तो ये भी आपको सपोर्ट करने का काम करती है। तो ये बहुत सारे आपके गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं जो कोई भी एंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको सब्सिडी देने का काम करता है, या आपको ट्रेनिंग देने का काम करता है, या कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन करने का काम करता है, प्रदर्शनी लगाने का काम करता है। तो ये हर तरीके से ये जो आपके गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं आपको सहयोग करने का काम करते हैं। इसके बाद है आपका सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स फॉर इनपुट्स इरिगेशन रिन्यूएबल एनर्जी। तो कुछ ये जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हमने कहा कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये आपको क्या करते हैं, ये आपको इनपुट देने का काम करते हैं। इनपुट का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको रेवेन्यू जनरेट करते हैं जिससे आप इन्वेस्ट कर सकें। सिंचाई, कुछ आपके सिंचाई के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जैसे आपका ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, उस पर आपको सब्सिडी देने का काम करते हैं। आपका रीन्यूएबल एनर्जी है, रीन्यूएबल एनर्जी पर भी ये बहुत ज़्यादा सब्सिडी आपको गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। इसके बाद आपका कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो कैपेसिटी बिल्डिंग में आपका क्या आता है, मतलब क्षमता निर्माण। तो फार्मर ट्रेनिंग, तो कोई भी आप इलिटरेट पर्सन है, अगर फार्मर इलिटरेट है तो उस फार्मर को ट्रेनिंग देके कहीं ना कहीं उसके अंदर स्किल्स डेवलप करने का काम किया जाता है। उसको प्रशिक्षित करके उसके अंदर बहुत सारी ऐसी स्किल्स डेवलप की जाती हैं जिससे वो कोई भी एंटरप्राइज या कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप जो वर्क है वो बहुत ही अच्छे से कर सके। एक्सपोजर विजिट, वो उसको अनुभव भ्रमण के लिए भी कहीं ना कहीं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस या डिफरेंट जो आपकी इंडस्ट्रीज़ है उनकी विजिट कराई जाती है। एक्सटेंशन सर्विसेज देने का काम किया जाता है। कोऑपरेटिव सिस्टम्स, डेयरी, क्रेडिट एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स इनहेंस, तो ये भी कहीं ना कहीं मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स ये भी आपका जो सक्सेसफुल रेट है उसको इन्हेंस करने का काम करते हैं। इसके बाद सक्सेस फैक्टर में नेक्स्ट जो आपका फैक्टर है वो है सोशल एंड ह्यूमन कैपिटल, सामाजिक और मानव पूंजी। तो सामाजिक और मानव पूंजी की अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या आता है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। एजुकेशन एंड अवेयरनेस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ट्रेंड फार्मर्स एडॉप्ट इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस, तो जो भी आपके जागरूक किसान हैं, शिक्षा और जागरूकता की अगर हम बात करते हैं तो जो प्रशिक्षित किसान हैं जिनको फुल्ली ट्रेंड किया गया है तो वो क्या करते हैं, वो जो आपकी इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस हैं उनको बहुत ही तेज़ी से अपनाने का काम करते हैं और बहुत ही अच्छे से वर्क करने का काम करते हैं, और जो आपका इम्प्लीमेंटेशन है उसका जो सक्सेसफुल रेट है वो बहुत ही अच्छा आपका होता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें, सामुदायिक भागीदारी, वो सामुदायिक भागीदारी कैसे हो सकती है, जैसे आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कौन से हो सकते हैं, जैसे वुमेन्स आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं लोकल एरियाज़ में। कोऑपरेटिव्स मतलब सहकारी समितियाँ होती हैं। FPOs होते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। इन्हेंसेस रिसाइलेंस, तो कहीं ना कहीं स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियाँ, किसान उत्पादक संगठन ये क्या करते हैं, एक लचीलापन बढ़ाने का काम करते हैं। जेंडर एम्पावरमेंट, इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन डिसीजन मेकिंग एंड ट्रेनिंग, तो लिंग सशक्तिकरण, तो कहीं ना कहीं जेंडर एम्पावरमेंट का भी काम सोशल एंड ह्यूमन कैपिटल के थ्रू किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो निर्णय लेने की क्षमता है, जो अभी हम बात कर रहे हैं जैसे डिसीजन मेकिंग एंड ट्रेनिंग, तो निर्णय लेने और प्रशिक्षण में महिलाओं को शामिल किया जाता है। कोई भी मीटिंग की जाती है, किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर जब उस पर डिस्कशन किया जाता है, जब उसके कंक्लूज़न को लेके बात की जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम इंक्लूड करते हैं वुमेन्स को भी। तो वुमेन्स की भी जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको भी हम लोग उसमें इंक्लूड करने का काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जेंडर एम्पावरमेंट, लिंग सशक्तिकरण का काम करते हैं। इसके बाद आता है हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स का मतलब क्या है, ये क्या करता है, स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय, ये भी आपका सोशल एंड ह्यूमन कैपिटल के अंतर्गत आते हैं। ये भी आपका जो सक्सेस रेट है उसको इम्प्रूव करने का काम करते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है, रिड्यूस वल्नरेबिलिटी एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। तो
ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं भेद्यता कम करने का काम करते हैं और जो आपकी उत्पादकता होती है उसमें भी सुधार करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगर सक्सेस फैक्टर की बात करें तो नेक्स्ट जो आपका सक्सेस फैक्टर है वो है आपका इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो पर्यावरण में अगर आपकी स्थिरता बनी रहेगी तो जो आपका सक्सेस रेट है वो आपका कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होगा। इसमें क्या होता है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, सीधा सीधा मतलब क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर आपको करनी है, जलवायु के अनुकूल जो आपको कृषि है वो आपको करनी है, तभी आपका जो सक्सेस रेट है वो आपका इम्प्रूव होगा, अच्छा होगा। यूज़ ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, मतलब जो आपके नवीनीकरणीय जो आपके ऊर्जा स्रोत हैं, जैसे आपका सोलर एनर्जी है, इसका इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी पर्यावरण में जो स्थिरता है वो आपकी मेंटेन रहेगी, बनी रहेगी। एग्रो फॉरेस्ट्री का इस्तेमाल करना, एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है आपका वानिकी, क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ आपको वानिकी के पौधों को भी इसमें आपको इंक्लूड करना है। तो ये आपका क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है और आपके पर्यावरण में स्थिरता आपकी इससे बनी रहती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, आपको जैविक खेती करनी है, जैविक खेती भी आपका पर्यावरण के अनुकूल ही खेती मानी जाती है। इसके बाद आपका आता है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बायोडायवर्सिटी का मतलब है जैव विविधता को भी आपको संरक्षित करके चलना है, तभी आपका जो सक्सेस रेट है वो आपका क्या होगा, अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा। मेंटेनिंग मल्टीपल स्पीसीज फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, तो पारिस्थितिक संतुलन को आपको बनाए रखने के लिए, आपको अच्छा रखने के लिए कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट मल्टीपल स्पीसीज, डिफरेंट आपकी जो प्रजातियां हैं उनको संरक्षित करके आपको उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा और उनको लेकर आपको साथ में चलना पड़ेगा, तभी आप जो बायोडायवर्सिटी है उसको आप कंजर्व कर सकते हैं और उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र संतुलन के लिए विविध प्रजातियों को आपको संरक्षित करना ही होगा, तभी आप पर्यावरण को क्या कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं। रिड्यूस्ड पॉल्यूशन, तो रिड्यूस्ड पॉल्यूशन का मतलब है जुडिशियस यूज़ ऑफ केमिकल्स, वेस्ट, रिसाइकलिंग। तो प्रदूषण में कमी भी आपको लानी होगी, तभी जो आपका सक्सेसफुल रेट है वो आपका क्या होगा, इम्प्रूव होगा, अच्छा होगा। तो अगर हम बात करें रिड्यूस पॉल्यूशन की, तो जुडिशियस यूज़ ऑफ केमिकल्स, वेस्ट, रिसाइकलिंग। तो जो रसायन्स हैं, जो आपके केमिकल्स हैं, उनको विवेकपूर्ण तरीके से उसको हमको उपयोग करना है और जो भी आपका वेस्ट निकलता है उसको कोशिश करनी है कि हमको क्या करना है, उसको रिसाइकिल करने का काम करना है, तभी कहीं ना कहीं हम जो आपका एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उसको मेंटेन करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो स्लाइड है वो है आपका बैलेंसिंग रिस्क एंड सक्सेस, मतलब जोखिम और सफलता में संतुलन बनाने के लिए हमको क्या क्या रणनीतियां अपनानी चाहिए। तो जो सबसे पहली आपकी रणनीति है वो आपको क्या करना है, डाइवर्सिफाई एंटरप्राइजेस। डाइवर्सिफाई एंटरप्राइजेस का मतलब है कि उद्यमों में आपको कहीं ना कहीं विविधता लानी है, आपको केवल एक उद्यम पे ही डिपेंड नहीं रहना है, आपको एक एंटरप्राइज पे ही डिपेंड नहीं रहना है। जैसे हम देखते हैं कि किसान केवल फसल पे ही डिपेंड रहते हैं, फसल अगर ख़राब हो गई तो कहीं ना कहीं उनका जो आजीविका है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, कहीं ना कहीं वो माइग्रेट करते हैं गाँव से शहरों की तरफ। तो अगर फसल के साथ साथ हम पशुधन भी करेंगे, बागवानी भी करेंगे, क्रॉप, लाइव स्टॉक और हॉर्टिकल्चर तीनों चीज़ करने का काम करेंगे, तो अगर एक चीज़ को नुकसान पहुँचता है तो दूसरी चीज़ से आप कहीं ना कहीं अपना लाइवलीहुड, अपनी आजीविका को चलाने का काम आप कर सकते हैं। प्रमोट क्रॉप इंश्योरेंस एंड माइक्रो फाइनेंस। प्रमोट क्रॉप इंश्योरेंस का मतलब है आपका जो फसल है उसको आपको क्रॉप इंश्योरेंस के थ्रू कहीं ना कहीं सुरक्षित करने का काम करना है, आपको उसका फसल बीमा कराना है। सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देना, माइक्रो फाइनेंस को आपको बढ़ावा देना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं जो आपका रिस्क फैक्टर है वो आपका कमज़ोर होता है और जो आपका सक्सेस रेट है वो आपका क्या होता है, इम्प्रूव होता है। स्ट्रेंथन एक्सटेंशन सर्विसेज एंड लोकल इंस्टीट्यूशंस, तो विस्तार सेवाओं और स्थानीय संसाधनों को आपको मजबूत करना चाहिए। जो आपके लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो आपके लोकल रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उनको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। डेवलप रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इरिगेशन, रोड्स, कोल्ड स्टोरेज।
तो जो आपका बुनियादी ढांचा है, बुनियादी ढांचा जैसे आपकी इरिगेशन है, आपकी जो रोड्स हैं, सड़कें हैं, जो आपके कोल्ड स्टोरेज हैं, उन पर आपको काम करने की ज़रूरत है और उन जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है फोस्टर कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो समुदाय आधारित जो आपके संसाधन हैं, समुदाय आधारित संसाधनों के प्रबंधन को बढ़ावा देना, इससे कहीं न कहीं जो आपका रिस्क है और सक्सेस है उसमें आप बैलेंस करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद आपका है इनकरेज यूथ एंड वुमेन पार्टिसिपेशन इन एग्रीप्रेन्योरशिप। तो कृषि उद्यमिता में युवाओं और महिलाओं की जो भागीदारी है उसको प्रोत्साहित करके आप कहीं न कहीं रिस्क और सक्सेस दोनों में बैलेंस करने का काम कर सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको अपना के आप रिस्क और जो आपका सक्सेस रेट है उसको आप बैलेंस करने का काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।